नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जो आपके नदी प्रतिरूपों के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र उनको पढ़ा और भारत के अपवाह तंत्र को जाना कि उद्गम के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भाग यानी हिमालय और प्रायद्वीप और गंतव्य के आधार पर भी हम दो भाग, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर में विभाजित करते हैं। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो हिमालय अपवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं और ये नदियां किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो देखें, हिमालय अपवाह तंत्र है। इस हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखें तो पहले जो विद्वान है उन अनेक विद्वानों के विचारों में विसंगति और उनका मानना है कि हिमालय जो से निकलने वाली जो नदी है, ठीक है, वो आपके मायोसीन कल्प से इसका संबंध है। किससे है? मायोसीन कल्प से इसका संबंध है। और मायोसीन कल्प में इस नदी को क्या नाम दिया गया? इस नदी को नाम दिया गया शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी। इंडो ब्रह्म नदी कौन सी? इंडो ब्रह्म नदी। ये इंडो ब्रह्म नदी जो है ये पैरेलल अनुदैर्ध्य रूप से आपके पंजाब से लेके और असम तक बहा करती थी। ये मान लो ये पूरा क्या इसका क्षेत्र था, किसका? इंडो ब्रह्म नदी का। अब ये नदी और इसकी सहायक नदियां हैं वो आकर के यहाँ तलछट जमा कर रही है। और दूसरी बात शिवालिक श्रेणी है, इस शिवालिक श्रेणी में उत्थान, शिवालिक श्रेणी में लगातार उत्थान से यह इंडो ब्रह्म नदी है मुख्य रूप से तीन धाराओं में डिवाइड हो गई। एक तो कौन सी? गंगा, एक कौन सी? आपके ब्रह्मपुत्र, और एक कौन सी? सिंधु। एक कौन सी? सिंधु। ये तीन धाराओं में यह नदी डिवाइड हो गई और इंडो ब्रह्म नदी है यही जो वर्तमान में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो समझ में आया होगा कि इंडो ब्रह्म नदी कौन सी? इंडो ब्रह्म नदी या शिवालिक नदी जो मायोसीन कल्प के अंदर विद्वान जिसको एक नाम से जानते थे, यही नदी वर्तमान में हमारे हिमालय के प्रसार के कारण है विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होकर के इसके जो उद्गम क्षेत्र से आ तो रही है भारत की ओर पूर्ववर्ती नदियों के रूप में, लेकिन विभिन्न दिशाओं से प्रवाहित होते हुए जैसे मैदान बन गया तो इसकी दिशा है बंगाल की खाड़ी में होगी, इसकी दिशा बंगाल की खाड़ी में होगी, इसकी दिशा आपके अरब सागर में हो गई। तो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होते हुए क्या है अपने गंतव्य स्थान में जाकर के मिल जाती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों है वो इंडो ब्रह्म नदी का ही एक भाग मानते थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी जो इंडो ब्रह्म नदी का पार्ट आपके सिंधु नदी उसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सिंधु नदी को पढ़ेंगे। सिंधु नदी क्या है? देखो, नदी सभ्यताओं के अंदर सिंधु नदी का नाम आता है। ये प्राचीनतम नदी सभ्यताओं के अंदर इसका नाम आता है। और ये जो है यूनानियों के द्वारा जो हिंदू शब्द फिर इंडस और बाद में इसका अपभ्रंश होते होते इसका नाम क्या हो गया? सिंधु। क्या? सिंधु नदी हो गया। सिंधु नदी जो है वो विश्व की बड़ी अपवाह द्रोणियों में आती है। विश्व की बड़ी अपवाह द्रोणियों में आती है। तो आप कहोगे इसकी अपवाह द्रोणी की जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो बड़ी में आएगी और इसका क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। पूरी अपवाह द्रोणी का क्षेत्रफल कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत में सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ये तो कहां पर है? आपका भारत में। और ये कहाँ है? आपके पूरे विश्व के अंदर। देखें तो विश्व में क्या भारत और पाकिस्तान दो क्षेत्रों में है सिंधु नदी का प्रवाह है। और
आपके तिब्बत, भारत पाकिस्तान और तिब्बत, इन दो क्षेत्रों में सिंधु का क्या है, प्रवाह है। अब हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु की कुल लंबाई आपके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर, जिसमें यह भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है, 1114 किलोमीटर। इंडिया में कितनी बहती है, 1114 किलोमीटर। कहाँ बहती है, भारत में बहती है। ये तो बात हो गई इसकी लंबाई की और इसके अपवहन तंत्र की। अब बात करें कि जो सिंधु है उसका उद्गम, सिंधु है उसका उद्गम कहाँ है, तो सिंधु के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम देखो, यह आपका कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर। इस कैलाश मानसरोवर झील के आपके 4164 मीटर की ऊंचाई पे, 4164 मीटर की ऊंचाई पे एक हिमनद है। इस हिमनद का नाम क्या है, बोखरचू। कौन सा हिमनद है, बोखरचू। ये बोखरचू हिमनद है। इसको यहाँ पर जो तिब्बत में जो नाम से जानते हैं वो है सिंगी खबान, सिंगी खबान, खबान या शेरमुख, या शेरमुख। देखो ये तो उद्गम का स्रोत हो गया। 4164 मीटर ऊंचा है बोखरचू, और सिंगी खबान या शेरमुख इसको तिब्बत में जानते हैं। ठीक है, अब यहां से ये नदी निकलती है, यहां से नदी निकल करके और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किधर प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के ये है आपके लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, और नीचे वाली है आपके जास्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख और ये है जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होगी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होगी। और यह जो है आपके लद्दाख के लेह जिले से, कहां से, लद्दाख के लेह जिले से होते हुए उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते होते गिलगित, गिलगित जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये एक महान खड्ड का निर्माण करती है। खड्ड का मतलब गर्त का। और यह गर्त जिसकी गहराई आपके 5200 मीटर है। इस गर्त की गहराई कितनी है, 5200 मीटर। ये दर्शनीय गर्त या दर्शनीय महाखड्ड माना जाता है। ठीक है, अब यहां से यह जो है नदी आपके प्रवाहित होती है और पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान के अंदर क्या है, प्रवेश करेगी। कहां पर करेगी, ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी चिल्लड़ के निकट। आपकी जगह का नाम यहां लिख देता हूं मैं इधर, चिल्लड़, चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान में, दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। दर्दिस्तान कहां पे प्रवेश करेगी, दर्दिस्तान में, यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यह नदी आपकी मानसरोवर से तो निकलती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से जाती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये लेह से निकलती है और आगे जाकर के ये आपके जम्मू कश्मीर में आ गई। ये जम्मू कश्मीर में आपके गिलगित में आकर के एक महाखड्ड का निर्माण करती है। फिर आगे प्रवाहित होती है, आगे प्रवाहित होकर के ये दर्दिस्तान यानी चिल्लड़ के निकट है दर्दिस्तान में, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसके आगे यह, इसका पूरा देख लेते हैं। इसके आगे प्रवेश करके और लास्ट में कहा, आपके कराची के पूर्व में, ये कराची है, इस कराची के पूर्व में ये आपके अरब सागर में गिर जाती है। ये अरब सागर है। ठीक है, कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अब बात आती है इस नदी की सहायक नदियों की। किसकी बात आती है, इस नदी की सहायक नदियों की।
तो कुछ तो इसके राइट हैंड से मिल रही है, कुछ इसके लेफ्ट हैंड से मिल रही है। ये नदी है, इसका ये राइट हैंड हो गया, इसका ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो इसके राइट हैंड से मिलने वाली नदियों में मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, श्योक, नुब्रा, ठीक है। इसके बाद बात करें गिलगित, कौन सी, गिलगित। फिर है आपके ये अफगानिस्तान से आ रही है कौन सी, काबुल नदी, जो इसके पूर्व में मिलती है, और काबुल की सहायक नदी में कौन सी है, स्वात, कौन सी है, स्वात। इसके बाद में ये आपके सुलेमान पर्वत है, यहां से प्रश्न आ जाता है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकल रही है, देखो कुर्रम निकल रही है, तोची निकल रही है, गोमल निकल रही है, गोमल की सहायक नदियों में कंदर है और झोब है, कंदर और झोब। तो कंदर है, झोब है, गोमल है, तोची है, कुर्रम है। ये नदी आपके सुलेमान पर्वत से निकल करके सिंधु में आकर के मिल रही है। तो सिंधु की राइट हैंड से मिलने वाली सहायक नदियों में जोब, कंदर, गोमल, तोची, कुर्रम, काबुल, स्वात, गिलगित, शोक, नुब्रा, ये इसकी राइट हैंड से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियों की बात करें तो लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदियों में इसके आपके पंचनद, इसे हम पंचनद बोलते हैं, झेलम, चेनाब, रावी। पंचनद में नाम लिख देता हूं, झेलम, चेनाब, रावी, आपके व्यास, सतलज, व्यास और सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये आपके क्या है, 5 नदियां हैं। और ये 5 नदियां इसकी जाकर के, और कौन सी जगह, जगह का नाम है मिथनकोट, मिथनकोट। ये मिथनकोट में जाकर के ये 5 नदियां हैं, वो इस नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदियां, आपके झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब हम एक एक करके इन नदियों को देख लेते हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। कहां कहां से इनका उद्गम है और कहां कहां जाकर के मिल जाती है। सबसे पहले हम बात करें झेलम की। देखो झेलम नदी जो है इसका उद्गम है आपके पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी के निकट। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो आपकी कहाँ है, श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है यहां पर। इस पीर पंजाल श्रेणी के निकट जो कश्मीर घाटी है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में ये नदी है, जो कहां से निकलती है, वेरीनाग या शेषनाग हिमनद से। वेरीनाग के निकट कौन सा, देखो वेरीनाग निकट, वेरीनाग जो हिमनद है इसके निकट कौन सा है, शेषनाग हिमनद। कौन सा है, शेषनाग हिमनद। तो शेषनाग हिमनद से निकलती है। अब झेलम का पुराना नाम, भाई झेलम का जो पुराना नाम क्या है, तो झेलम को वितस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, वितस्ता, वितस्ता, याद कर लेना। झेलम को हम किस नाम से जानते हैं, वितस्ता। तो वितस्ता नदी निकली कहां से, शेषनाग या वेरीनाग हिमनद से। और यहां से ये नदी निकल करके और आपके वूलर झील, वूलर झील और कश्मीर से बहती है। कहां से, वूलर झील और कश्मीर से बहती है और तंग गहरे महाखंड से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसमें प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में यह नदी, स्थान बता रहा हूं, जंग, क्या नाम है, जंग। इस जंग के निकट किसमें मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। जंग के निकट किसमें मिल गई, चेनाब में मिल गई। तो ये नदी आपके कहा से, वेरीनाग के निकट कौन सा, शेषनाग हिमनद, वहां से निकली झेलम और आपके कश्मीर और वूलर झील, वूलर झील भी इस नदी पर है, ठीक है। वूलर झील में गिरती है फिर प्रवाहित होती है। तो वूलर झील और आपके कश्मीर से प्रवाहित होते हुए आपके जंग में जाकर के और पाकिस्तान में मिल जाती है। इस नदी की बात करें
तो इसकी दो सहायक नदियां, एक तो है आपके कहर या कंदर, कंदर, और दूसरी कौन सी है, किशन गंगा। कौन सी है, किशन गंगा। एक तो किशन गंगा है और एक कौन सी है, कंदर नदी इसकी सहायक नदी है। अब आपके प्रश्न आता है इस नदी पर कौन सी परियोजना, तो इसमें जो उरी परियोजना, कौन सी परियोजना, उरी, उरी परियोजना, और आपके तुलबुल परियोजना, कौन सी, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये दो परियोजनाएं हैं, नदी परियोजना इस नदी पर अवस्थित है, एक तो उरी और एक तुलबुल। अब दूसरी नदी की बात करते हैं, आपकी चेनाब नदी। चेनाब नदी, देखो चेनाब नदी की जब बात होती है तो इसके पुराने नाम को हम जाने तो चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी। चेनाब का पुराना नाम क्या है, अस्किनी। अब ये अस्किनी जो नदी है वो माने तो सिंधु की जो ये सहायक नदियां हैं इनमें सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। सिंधु की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है, सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। और भारत में यह 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और इसका भारत में जो अपवाह है वो लगभग है 26,755 किलोमीटर स्क्वायर, 26,755 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, अपवाह तंत्र है। अब हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही, आपके एक दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है, बारालाचा दर्रा। ये बारालाचा दर्रे में ये नदी है दो नदियों के, एक तो नदी है जिसका नाम है चंद्र और एक नदी है जिसका नाम है भागा। ये दो नदियां हैं, एक तो चंद्र और एक भागा। चंद्र और भागा नदी के संगम, चंद्र और भागा नदी के संगम के बाद इस नदी का नाम क्या पड़ता है, चेनाब। तो इसको हम दोनों मिलाकर के इस नदी को हम चंद्र भागा भी कह सकते हैं। क्या कह देते हैं, चंद्र भागा भी कह देते हैं। यह जो नदियां हैं आपके हिमाचल प्रदेश में कहां पर मिलती है, तांडी के पास। कौन सी जगह मिलती है चंद्रभागा, ये मिलती है तांडी के पास। तांडी के पास ये नदी दोनों मिल जाती है, चंद्र और भागा, और बाद में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है चेनाब के रूप में। अब हम बात करें कि जो चेनाब है, ये चेनाब नदी है वो आगे जाकर के और ये आपकी झेलम क्या है इसमें मिल जाती है, और ये आगे जाकर के ये क्या है, इसमें रावी मिलती है, और बाद में ये सतलज भी इसमें मिल जाती है। तो मुख्य नदियों में जानी जाती है। अब देखिए तो कौन कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर बनी हुई है, तो एक तो है बगलीहार, एक तो सलाल परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट, सलाल, बगलीहार, बगलीहार, दुलस्ती, चला सलाल, सलाल बांध परियोजना, बगलीहार है, दुलस्ती है और रतले। ये परियोजना आपके याद करने वाली है, सलाल, बगलीहार, दुलस्ती और रतले, और तुलबुल उरी किसमें, झेलम पे। तो ये चार परियोजना इसमें आपके चेनाब नदी पर है। उद्गम पता लग गया, बारालाचा दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के ये सारे हिमाचल प्रदेश से निकलती है कौन सी, आपके ये व्यास, और इधर से निकलती है रावी। ठीक है, इधर से निकलती है चेनाब। अब हम दो नदियां पढ़ चुके, झेलम और चेनाब। झेलम और चेनाब के बाद जो तीसरी नदी है आपकी इसकी सहायक नदी वो है रावी। चेनाब के बाद हम बात करें रावी नदी की। रावी नदी जो है इसका पुराना नाम, रावी का पुराना नाम आपके है परसनी नदी, परसनी या इरावती, इरावती नदी। ठीक है, कहां से निकलती है, तो यह जो नदी है आपके
रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रे के पास कौन सी पहाड़ियां है? कुल्लू पहाड़ियां। इन कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती? हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश से निकल करके यह नदी आपके हिमाचल प्रदेश में ही चंबा जो चंबा घाटी है, वो चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। और यह प्रवाहित होते होते एक तो आपके है कौन सा? पीर पंजाल, और एक आपके है धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणी है उनके मध्य से आती है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य से आती है। और यहाँ पे ये धौलाधर श्रेणी के ऊपर क्या है? एक महाखड्डों का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। कहाँ पर? धौलाधर श्रेणी में महाखड्डों का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। और यह आगे जाकर के हमारे भारत की सीमा के साथ प्रवाहित होती है। और लास्ट में यह सराय के पास किसमें मिल जाती है? आपकी चेनाब में मिल जाती है। सराय के पास किसमें मिल जाती है? चेनाब पे मिल जाती है। कौन सी नदी में? चेनाब में मिल जाती है, सराय सिंधु के पास, पाकिस्तान में। सराय सिंधु के पास पाकिस्तान में किसमें मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात है कि रावी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो आपके थीन बांध, यानी रणजीत सागर जो बांध है वो इस पे बना हुआ है। रणजीत सागर बांध यानी थीन बांध इस पे बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अगली नदी की, व्यास। देखो व्यास नदी है, यह भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास है व्यास कुंड, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। कहां पर? यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है और यह व्यास कुंड से निकल करके आपके कुल्लू जो पहाड़ियां हैं, कुल्लू पहाड़ियों से यह भी गुजरती है, कुल्लू पहाड़ियों से गुजर रही है। और यह धौलाधर जो श्रेणी है, नीचे वाली धौलाधर है, ऊपर वाली यह है पीर पंजाल। तो ये धौलाधर श्रेणी में महाखड्डों का निर्माण करती है, महाखड्डों का निर्माण करती है धौलाधर श्रेणी में। कौन? ये व्यास। धौलाधर श्रेणी में महाखड्डों का निर्माण करते हुए ये नदी है वो आगे की ओर चलती है। और आगे जाकर के यह नदी आपके पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। और पंजाब के मैदान में यह नदी आपके एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरी के बैराज। हरी के बैराज, ये हरी के बैराज जो बांध है, इस बांध में आपकी कौन सी नदी मिल जाती है? सतलज नदी में। ये कौन सी नदी आ रही है? सतलज नदी आ रही है, सतलज में मिल जाती है। हरी के बैराज बांध इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। इसलिए कौन सा बांध इंपॉर्टेंट है? हरी के बैराज बांध इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हरी के बैराज यहाँ पे ये इसका प्रमुख मिलन क्षेत्र या सतलज में मिलने का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? हरी के बैराज बांध है। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी? सतलज नदी की। किसकी बात करते हैं? सतलज नदी की। सतलज नदी जो है, जिसको हम पुराने नाम सतुद्री, किसके नाम से जानते हैं? सतुद्री। सतलज नदी, सतलुज भी बोल देते हैं, सतलज भी बोल देते हैं। पुराना नाम क्या है? सतुद्री। सतुद्री नाम से इसको जानते हैं। किसको? सतलज को। अब सतलज का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो सतलज है वो आपको पता है पूर्ववर्ती नदियों में आती है। और इसका उद्गम स्रोत है आपके मानसरोवर का राकसताल, राकसताल हिमनद। राकसताल हिमनद कहाँ का है? मानसरोवर का है। और इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं?
तिब्बत में इसको हम जानते हैं लाग चेन खबाब। तिब्बत में किस नाम जानते हैं? लाग चेन खबाब के नाम से इसको हम जानते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले यह नदी है, देखो ये आपके सिंधु है और ये आपके सतलज है। लगभग 400 किलोमीटर है, वो सिंधु के बराबर बहती है। लगभग 400 किलोमीटर है, वो सिंधु के बराबर बहती है। फिर आपके यह प्रवेश करती है सिपकिला। कौन सा दर्रा है? सिपकिला। और आपने क्या है, भौतिक प्रदेश नहीं पढ़े, भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत देखें तो यहाँ ये आपका जो क्षेत्र है कुमारी हिमालय का आ गया, ठीक है। और आपके हिमाचल हिमालय, इसके बीच में जो दर्रा है सिपकिला, जो इसको दो भागों में बांट रहा है हिमालय को प्रादेशिक विभाजन में। तो ये सिपकिला दर्रा है, इस सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में बहते हुए ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। पंजाब के मैदान में इसके अंदर आपकी व्यास नदी आकर के मिल जाती है। और व्यास नदी के निर्माण के बाद मिलने के बाद यह जो नदी है यह आगे की ओर प्रवाहित होती है और आगे की ओर प्रवाहित होकर के पाकिस्तान में जाकर के और ये इस कौन सी चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी में? चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा इसमें भारत में प्रवेश करने के बाद एक नदी जो हिमाचल प्रदेश से आके मिलती है वो है इसकी स्पीति नदी। कौन सी? स्पीति। इसमें एक नदी आके मिलती है भारत में प्रवेश करने के बाद, वो कौन सी है? स्पीति नदी। और स्पीति नदी का जो उद्गम है वो कहां पर है? इसका उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के आपके गांव का नाम है। किन्नौर जिले का जो गांव है वो नामड़िया गांव है। नामड़िया गांव। नाम थोड़े से अजीब से है, लेकिन हमें क्या है दोबारा हम रिपीट करेंगे, देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो नामड़िया गांव के समीप ये मिल जाती है, ठीक है। अब कुल लंबाई इसकी है आपके 1450 किलोमीटर और भारत में यह बहती है 1050, 400 किलोमीटर उधर होगी, ठीक है। 1050 किलोमीटर है, ये भारत में बहती है। और भारत में इसमें क्या बना हुआ है? तो भारत में आपके हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में दो बांध बने हुए हैं। एक तो नाम है भाखड़ा और एक बना हुआ है नांगल बांध। एक भाखड़ा और एक नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध के अलावा और कौन कौन सी परियोजनाएं इस पे बनी है? तो कोलडम परियोजना, इसके अलावा आपके नाथपा झाकरी परियोजना, और इसके अलावा सरहिंद परियोजना, ये परियोजना इस नदी पर बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सतलज नदी है ये जाके मिल रही कहाँ पे? चेनाब में। और चेनाब जाके कहाँ मिल रही है? मिथनकोट में। किसमें? आपके सिंधु में। मिथनकोट में कहाँ मिल रही है? सिंधु में। तो इस प्रकार से हमारा सिंधु नदी तंत्र है वो हमने पढ़ा कि पंचनद तो इधर से मिलती है और बाकी जो इसकी राइट हैंड से मिलने वाली नदियां है। एक और कि इसमें नदियां है, जैसे हमारी ये नदियां है, ये क्या बना रही है? दोआब जानते हो, दो नदियों का मिलन क्षेत्र। अब इन दोआब को भी विशेष नामों से जाना गया। जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा बनने वाले दोआब है, इनको भी विशेष नाम से जाना गया। जैसे व्यास और आपका सतलज, इसके दो आपको जानते हैं विष्ट दोआब। देखो व्यास और सतलज, तो व्यास का क्या हो गया? विष्ट दोआब। ये दोआब ऐसा है एकमात्र दोआब जो भारत में बनता है। बाकी सारे दोआब क्या है? पाकिस्तान और भारत दोनों में है, लेकिन विष्ट दोआब किस में है? केवल भारत में है। इसके बाद
आपका व्यास और रावी है, आपके व्यास और रावी, इस नदी का जो दोआब है उसको हम बोलते हैं क्या, बारी दोआब। व्यास और ये कौन सा है, बारी दोआब, कौन सा, बारी। ठीक है, अब इसके बाद देखें रावी और चेनाब। तो रावी और चेनाब, देखो रावी से रा और चे, तो रा चे, तो रचना, रचना दोआब किसका है, या रेचना दोआब बोल सकते हो, वो किसका है, चेनाब और रावी के बीच का। चेनाब और रावी के बीच का दोआब कौन सा है, रेचना दोआब। और फिर आपके चेनाब और झेलम का दोआब है, चेनाब और झेलम का चाज, चाज। और फिर लास्ट में रह गया क्या, झेलम और रावी, झेलम और सिंधु। तो झेलम और सिंधु का दोआब है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं। पहले तो ये कौन सा है, विष्ट दोआब, व्यास और आपके सतलज का। फिर व्यास और आपके रावी का है बारी दोआब, रावी और चेनाब का है रेचना दोआब, फिर चेनाब और झेलम का है चाज दोआब, और फिर आपके झेलम और सिंधु का है सिंध सागर दोआब। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम, समझ में आ गया होगा, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत में सिंधु नदी के जो स्वरूप को जाना, सिंधु नदी अपवाद तंत्र को पढ़ा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों को देखा। अगले वीडियो के अंदर हम अगले जो अपने नदी तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। धन्यवाद।